एक गांव में उमाशंकर नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहती थी। उनकी दो बेटी थी। रमाकांत बड़ा था और कृष्णकांत छोटा था। दोनों की शादी हो चुकी थी। कृष्णकांत अपनी पत्नी सुनैना के साथ रहता था और उसका बड़ा भाई रमाकांत अपनी पत्नी सुलेखा के साथ किसी दूसरे गांव में एक किराए के मकान में रहता था। क्योंकि रमाकांत की पत्नी सुलेखा को परिवार के साथ रहना पसंद नहीं था, वहीं दूसरी तरफ कृष्णकांत और सुनैना अपने पिता की बहुत सेवा करती थी। एक दिन रमाकांत और उसकी पत्नी सुलेखा अपने गांव आते हैं। कृष्णकांत अपने बड़े भाई रमाकांत की बहुत इज्जत करता था। उसने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश था। एक दिन सुनैना का मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने की इच्छा हुई तो सुनैना ने अपने पति कृष्णकांत से कहा, सुनिए जी, आज भगवान के दर्शन के लिए मुझे मंदिर जाना है। कृष्णकांत ने कहा, लेकिन सुनैना, हम मंदिर कैसे जा सकते हैं? तुम तो जानती ही हो पिताजी की तबीयत कितनी खराब रहती है। अगर हमारे जाने के बाद उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? सुनैना बोली, बड़े भैया भाभी भी तो आए हुए हैं ना। हम पिताजी को भैया भाभी के पास छोड़ कर जाएंगे। वह एक दिन के लिए हमें मना नहीं करेंगे। थोड़ी ही देर की तो बात है, हम दोनों तुरंत ही वापस आ जाएंगे। ठीक है सुनैना, तुम जाकर भैया भाभी को बुला लो, फिर हम दोनों मंदिर चलते हैं। थोड़ी ही देर बाद कृष्णकांत और उसकी पत्नी सुनैना मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तभी उमाशंकर की तबीयत खराब होने लगती है और उमाशंकर अपनी बड़ी बहू सुलेखा से कहते हैं, अरे ओ बड़ी बहू, सुनती हो? सुलेखा मुंह बनाए उनके पास गई और बोली, अरे क्या हुआ? उमाशंकर ने कहा, सुनो बड़ी बहू, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम जल्दी से कृष्णकांत और सुनैना को घर वापस बुला लो। वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। तभी सुलेखा कुछ देर सोचती है। लगता है इस बुढ़े के जाने का समय आ गया है और यह अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाहता है। यही सही समय है सारी जायदाद हड़पने का। हम दोनों पति पत्नी सारी संपत्ति अपने नाम करा लेंगे और दूसरे गांव में खुशी खुशी रहेंगे। तभी सुलेखा जाकर अपने पति रमाकांत को सब कुछ बता देती है और रमाकांत अपने पिता के पास आकर बोलता है, क्या हुआ पिताजी, तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? हाँ हाँ बेटा, इसलिए मैं संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ। जल्दी से कृष्णकांत और सुनैना को बुला लो। रमाकांत ने कहा, पिताजी, मैंने देखा पर वह दोनों कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। आप हमें बता दीजिए, हम वे दोनों को बता देंगे। उमाशंकर उस पर विश्वास करके बोला, अच्छा ठीक है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारे माँ ने तुम दोनों के भविष्य के लिए बहुत से पैसे जमा किए थे ताकि तुम दोनों को पैसों की कमी महसूस ना हो। लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे बताने से मना किया था ताकि तुम दोनों खुद मेहनत करके पैसे कमाओ। लेकिन यह मेरा अंतिम समय है, इसलिए मैं तुम दोनों को धन के बारे में बताना चाहता हूँ। रमाकांत मन ही मन खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ पिताजी, जल्दी बताइए। उमाशंकर ने कहा, तुम दोनों ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारी माँ ने धन को मिट्टी के बर्तनों में छुपा दिया था ताकि कोई उसे चुरा ना ले। इतना कहकर उमाशंकर अपने प्राण त्याग देता है। सुलेखा मुंह बनाए बोली, ओह बूढ़ा, कम से कम इतना तो बता देता कि कहाँ छुपा के रखा है उस धन को। चलो कोई बात नहीं, हम किसी न किसी तरह से उस धन को ढूंढ ही लेंगे। सुनिए जी, अब आप सब अपने छोटे भाई को मत बता देना। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही बोलना। रमाकांत बोला, इसका मतलब मैं अपने छोटे भाई को इस धन के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा क्या? सुलेखा बोली, तुम्हारी ऊपर की खोपड़ी खाली है क्या? मैंने कहा ना, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही बोलना। रमाकांत बोला,
लेकिन हम उस धन को इस पूरे घर में कहाँ ढूंढेंगी, वह भी कृष्णकांत के रहते हुए? उसे भी तो पता चल ही जाएगा ना। सुलेखा बोली, इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहने के बाद सुलेखा रमाकांत को धन ढूंढने की तरकीब बताती है। अरे वाह भाग्यवान वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। तभी कृष्णकांत सुनैना मंदिर से वापस घर लौट आते हैं और उन्हें घर आता देखकर रमाकांत और सुलेखा नाटक कर रोने लगते हैं। अरे पिताजी, क्या हो गया आपको? पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा पिताजी? तभी यह सब देखकर कृष्णकांत कहता है, पिताजी उठ जाइए पिताजी। भैया, यह सब कब हुआ? रमाकांत बोला, तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और पिताजी हमें छोड़कर चले गए। कृष्णकांत रोते हुए कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके आखिरी पलों में आपके साथ नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए। पिताजी, मुझे हमेशा इसका अफसोस रहेगा। और फिर दोनों भाई मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और उनके पिता के सारे क्रियाकर्म खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे घर खाली सा हो जाता है। फिर एक दिन रमाकांत अपने छोटे भाई कृष्णकांत से कहता है, सुनो भाई कृष्णकांत, अब तो पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, तो तुम अपनी पत्नी सुनैना को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि पिताजी ने सारी जायदाद और यह घर मेरे नाम कर दिया है। क्योंकि उनके आखिरी समय में मैं उनके साथ था, इसलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकते हो। यह सब सुनकर कृष्णकांत बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वह अब क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद कृष्णकांत कहता है, अरे भैया, आप क्या बोल रहे हैं? पिताजी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती थी, वह तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। सुलेखा भी बोल पड़ी, अरे देवर जी, ऐसी बात नहीं है, आपके भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिताजी कह रहे थे कि कृष्णकांत को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, ऐसे बीमार होते हुए भी मुझे छोड़कर चला गया, और हम तो पिताजी के अंतिम समय में उनके साथ थे। हमने उनकी सेवा की, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी। कृष्णकांत ने कहा, नहीं नहीं भाभी, यह गलत है, पिताजी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती। कृष्णकांत, मैं जानता था कि तुम हमारी बात का भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैंने हमारे गांव के मुखिया को बुलाया है, अब वही फैसला करेंगे। थोड़ी ही देर बाद वहां मुखिया जी आते हैं और उमा शंकर के लिखे हुए खत को पढ़ते हैं। मैं उमा शंकर, इस कागजात में जो कुछ भी लिख रहा हूँ वह अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे सारे खेत और मेरी सारी संपत्ति मेरे बड़े बेटे रमाकांत के नाम होंगी और छोटे बेटे के नाम गांव के बाहर पहाड़ी के नीचे जो छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है और वहां की थोड़ी सी जमीन उसके नाम कर रहा हूँ। कृष्णकांत यह सुनकर हैरान रह गया और मुखिया से पूछा, मुखिया जी, क्या कागज पर जो लिखा है वो सच है? क्या सच है कि उसे मेरे पिताजी ने लिखा है? मुखिया बोला, कृष्णकांत, यह तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन इस चिट्ठी में जो भी लिखा है वह तुम्हारे पिताजी ने ही लिखा है और उसके बाद अपना अंगूठा भी लगाया है। रमाकांत बोला, अरे मुखिया जी, इसकी वजह मैं बताता हूँ। मेरा भाई कृष्णकांत और उसकी पत्नी सुनैना मेरे पिताजी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी, और तो और उन पर बहुत अत्याचार भी करती थी। पिताजी की तबीयत खराब होते हुए भी यह लोग बाहर घूमने चले गए, इसलिए पिताजी इनसे बहुत नाराज थे। मैंने और सुलेखा ने पिताजी की बहुत सेवा की, इसलिए पिताजी ने सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी है। कृष्णकांत बोला, नहीं मुखिया जी, यह सब झूठ है। मैं और मेरी पत्नी पिताजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और पिताजी हमारे साथ खुश भी थे। मुखिया ने
थोड़ा दुख जताते हुए कहा, हाँ कृष्णकांत, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे पिताजी ने साफ साफ लिखा है और सबूत के तौर पर अपना अंगूठा भी लगाया है, इसलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मुखिया के इतना कहते ही रमाकांत और सुलेखा बहुत खुश हो जाते हैं और फिर रमाकांत मुखिया से कहने लगा, मुखिया जी, अब आप कृष्णकांत को साफ साफ बता दीजिए कि वह अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाए। कृष्णकांत बोला, भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका छोटा भाई हूँ। पिताजी मुझसे नफरत करते थे तो क्या हुआ? आप तो मुझे अपने साथ रख सकते हैं ना? इन सभी बातों को सुनकर मुखिया बोला, कृष्णकांत, तुम्हारे पिता के लिखे वसीयत के अनुसार गांव के बाहर की झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन तुम्हारी है। तुम अपनी पत्नी को लेकर वहां चले जाओ। लेकिन मुखिया जी, वह झोपड़ी तो पूरी तरह से खराब है, हम भला वहां कैसे रहेंगे? सुलेखा बोली, अरे इसमें गलत क्या है? तुम लोगों को वैसा ही परिणाम मिला जैसा तुमने पिताजी के साथ किया, और हमें भी वैसा ही परिणाम मिला जैसे हमने पिताजी के साथ किया। कृष्णकांत ने कहा, नहीं नहीं भाभी, आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। पिताजी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी हम दोनों से बहुत प्यार करती थी और हम लोग भी पिताजी की बहुत सेवा करती थी। सुलेखा ने मुखिया से बोला, देखिए मुखिया जी, इन दोनों को समझा दीजिए कि यहाँ पर खड़े होकर हम दोनों से बहस ना करें और चुपचाप यहाँ से चले जाएं। मुखिया ने फिर कहा, देखो कृष्णकांत, तुम्हारे पिता की वसीयत के अनुसार यह घर तुम्हारे बड़े भाई के नाम है। अगर वह लोग नहीं चाहते तो तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता मुखिया जी, क्योंकि इन्हें पिताजी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। इन्हें तो अपनी गलती की सज़ा मिलनी ही चाहिए। सुनैना बोली, सुनिए जी, चलिए यहाँ से, अब यह घर हमारा नहीं है। लेकिन सुनैना, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर पिताजी हमसे नाराज थे तो वह हमें बता सकती थी। उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं जी, भैया भाभी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे सुनैना, हमने पिताजी की इतनी सेवा की, फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। इसमें भैया भाभी का क्या दोष है? चलो अब यहाँ से, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। फिर वह दोनों वहाँ से चले गए। तभी रमाकांत अपनी पत्नी सुलेखा से कहता है, अरे वाह भाग्यवान, क्या दिमाग है तुम्हारा। पिताजी की छुपाई हुई सारी जायदाद भी हमारी हो गई और यह घर भी हमारा हो गया। अजी अच्छा हुआ कि हमने पिताजी के कागज बदल दिए और उन पर उनका अंगूठा लगवा लिया। अब संपत्ति हमारी है और मकान भी हमारा है। अब हम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद मुखिया जी कृष्णकांत के पास आते हैं और कहते हैं, पता नहीं कृष्णकांत, तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया था? तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? यह बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, वरना पूरा गांव जानता है तुम्हारे पिताजी की सेवा सबसे ज्यादा किसने की है। मुखिया जी, मुझे जमीन जायदाद का कोई लालच नहीं है, लेकिन पिताजी के मन में हमें लेकर इतनी नफरत थी, यह बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। कृष्णकांत, अब मैं चलता हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहने के बाद मुखिया वहाँ से चला जाता है। कृष्णकांत अपनी पत्नी सुनैना से कहने लगा, सुनैना, अब हम क्या करेंगे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि पिताजी हमसे इतनी नफरत करते थे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिताजी हमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते थे, वे हमसे बहुत प्यार करते थे। तुम कल मुखिया जी के पास जाओ, वे तुम्हें कोई काम ज़रूर दिलवा देंगे। अब चलो अंदर चलते हैं और साफ सफाई करते हैं। सुनैना घर के अंदर जाती है और साफ सफाई करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद घर के अंदर से सुनैना आवाज़ लगाती है, अजी सुनिए,
जल्दी से अंदर आइए। कृष्णकांत जल्दी से घर के अंदर जाता है। क्या हुआ सुनैना, क्यों चिल्ला रही हो? देखो, सफाई करते समय मुझे 4-5 मिट्टी के घड़े मिले। क्या हो सकता है इसमें? खोल कर देखता हूँ। कृष्णकांत उन घड़ों को खोलता है। वह सारे घड़े सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। सुनैना, अब मैं समझ गया कि पिताजी ने हमें यह झोपड़ी क्यों दिया। मैं अभी जाकर मुखिया जी को सारी बात बताता हूँ। फिर कृष्णकांत मुखिया जी के घर पर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तब मुखिया कृष्णकांत के घर सोने के सिक्कों को देखने के लिए जाते हैं। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। एक दिन गांव का एक आदमी रमाकांत के पास आता है और बोलता है, रमाकांत भाई, गजब हो गया। रमाकांत बोला, अरे भाई, क्या गजब हो गया? वो आदमी बोला, पता नहीं है क्या तुम्हारे भाई कृष्णकांत की झोपड़ी में 4-5 सोने के सिक्के से भरे घड़े मिले हैं। अरे भाई, क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे साथ चलकर खुद देख लो। यह बात पूरे गांव को पता है, बस तुम्हें ही नहीं पता। फिर रमाकांत अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, अरे सुलेखा, पिताजी ने सारे मटके उस झोपड़ी में ही छुपा कर रखे थे। चलो देखते हैं। और फिर वह दोनों कृष्णकांत के घर जाते हैं। वहां पर पहुंचकर रमाकांत अपने छोटे भाई से कहता है, वह सब मेरा है। पिताजी ने मेरे लिए यह धन इस झोपड़ी में छुपा कर रखा था। कृष्णकांत तुरंत बोला, इसका मतलब आपको खजाने के बारे में पहले से मालूम था? हाँ हाँ, मुझे पहले से मालूम था। पिताजी ने मुझे पहले ही बताया था इस धन के बारे में, लेकिन यह नहीं बताया था कि यह धन कहाँ रखा हुआ है। आपने तो मुझे किसी खजाने के बारे में बताया ही नहीं। आप कैसे भाई हो? आप एक नंबर के मक्कार, धोखेबाज और लालची भाई हो। अरे कृष्णकांत, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता तो तुम कब का इसको ले लेते। तभी पास में खड़े मुखिया जी बोल पड़े, रमाकांत, तुम धन को अपने साथ नहीं ले जा सकते। कानूनी तौर पर यह घर कृष्णकांत का है, इसलिए इस धन पर भी उसका ही अधिकार है। रमाकांत ने अब सारी सच्चाई उगल दी। मुखिया जी, कागजात नकली है। पिताजी के मरते समय हमने धोखे से उनका अंगूठा एक खाली पन्ने पर ले लिया था और उसकी मदद से सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली थी। मुखिया बोला, वाह रमाकांत वाह, तो तुमने बहुत ही बड़ा पाप किया है। तुमने एक मरते हुए आदमी का अंगूठा लिया है। तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी सुलेखा बोली, मुखिया जी, हमें माफ़ कर दीजिए। मुखिया जी, यह सब मैंने ही इनसे करने को कहा था। हमें माफ़ कर दीजिए। तुम लोगों को सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। मैं तुम्हारी शिकायत नगर के राजा महाराज सूर्यभान के पास लेकर जाऊंगा। कृष्णकांत बोला, इसका मतलब पिताजी मुझसे नाराज नहीं थे। वह मुझे अपने आखिरी समय में भी याद कर रहे थे। हाँ भाई, पिताजी तुमसे नाराज नहीं थे। वह अपने आखिरी समय में भी तुम्हें बुलाकर हम दोनों को खजाने के बारे में बताना चाहते थे, मगर मैं लालच में आ गया था। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे धन संपत्ति नहीं दी, इसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन आपने मुझसे पिताजी के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोला, इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप एक नंबर के मक्कार, धोखेबाज और लालची भाई हो। आपकी सज़ा यही है कि आप मुझसे बहुत दूर चले जाओ। और फिर रमाकांत और सुलेखा के हाथ में कुछ भी नहीं लगता और दोनों वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।